नमस्कार, मैं पत्रकार गोपाल जोशी पुणे से आप से बात कर रहा हूं। महाराष्ट्र की राजनीति में आज जो भूचाल आया है, जो भूचाल की स्थिति बनी है, इसके ऊपर मैं आपसे बात कर रहा हूं। शरद पवार जी की जो पार्टी है राष्ट्रवादी कांग्रेस, इस साल 25वीं वर्षगांठ मना रही है और इसी वर्षगांठ की जो समारोह था वो एक महीना पहले ख़त्म हो गया है और एक ही महीने में पार्टी की जो अंदरूनी टूट फूट है वो आज सबके सामने उभर कर आई है। ऐसी स्थिति राष्ट्रवादी में क्यों आई, इसकी बहस बहुत ज़ोरों से चल रही है। बहुत 2-3 महीनों से ये इसके ऊपर बात हो भी रही है। अजित पवार जो कि राष्ट्रवादी के एक नामी नेता है, वो नाराज है, इसके बारे में भी चर्चा हो रही थी और वो बीजेपी के साथ जाना चाहते हैं, इसके ऊपर भी चर्चा बहुत सारी हो रही थी। राष्ट्रीय स्तर पर ये बात चर्चा में थी, लेकिन वो इस तरह से पार्टी को छोड़ के शायद बीजेपी के साथ हाथ नहीं मिलाएंगे, ऐसा भी माना जा रहा था। महाराष्ट्र की जो मीडिया है इसके ऊपर ज़्यादा बात नहीं कर रही थी। पिछले 2-3 महीनों में जो महाराष्ट्र की मीडिया में बात थी कि मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे और डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस, इन दोनों के बीच में जो बेबनाव है इसके ऊपर बात हो रही थी और धड़ल्ले से ये आज दोपहर को बात सामने आ गई है कि राष्ट्रवादी में ही टूट फूट होके तकरीबन 35 विधायकों के साथ अजित पवार जी ने सरकार में शामिल होने का निर्णय लिया है और आज उनका शपथ विधि भी राजभवन में हो चुका है। इस भूचाल के बहुत सारे मायने हैं, क्योंकि महाराष्ट्र की राजनीति में आने वाले सालों में, ये कोई 1-2 महीने की बात नहीं है, आने वाले सालों में इसका असर देखने को मिलेगा। जैसे जैसे दिन जाएंगे तो इसके और सारे जो पहलू है सबके सामने आ जाएंगे, लेकिन इसका असर राष्ट्रीय राजनीति पर भी पड़ने वाला है। और शरद पवार जी ने आज जो दोपहर प्रेस कॉन्फ्रेंस ली, उसमें उन्होंने कुछ नाम लिए हैं कि ममता दीदी हो या फिर और कोई नीतीश कुमार, ऐसे नेताओं ने आज शरद पवार जी से बात की है। इसका मतलब है कि राष्ट्रीय राजनीति में भी इसका असर होने जा रहा है। अब अजित पवार जी ने यह निर्णय क्यों लिया, इसके ऊपर बहुत सारी चर्चा तो हो रही है, लेकिन मेरा मानना ऐसा है कि महाराष्ट्र की सामाजिक जीवनी में हो या फिर राजनीति में हो, ये एक ट्रांजिशन पीरियड है, ऐसा मेरा खुद का मानना है। एक महाराष्ट्र की राजनीति में हो या सामाजिक जीवनी में हो तो एक पुरोगामी, हम जिसको लिबरल्स बोलते हैं, ऐसा एक जो है गुट बहुत सालों से महाराष्ट्र की राजनीति में भी और सामाजिक जीवनी में भी बिल्कुल प्रभावी था। जैसे जैसे बीजेपी सत्ता में आती गई तो बीजेपी का अपना एक नैरेशन है, वो भी हमारे सामाजिक जीवन में भी आ चुका है। तो ये जो दोनों विचारधाराएं है, इसमें लगभग 5 साल से टकराव हम देख रहे हैं और ये जो चर्निंग है सोसाइटी में भी, और इसका असर हमको राजनीति में देखने को मिल रहा है। राष्ट्रीय स्तर पर हो या फिर महाराष्ट्र की राजनीति में हो, शरद पवार जी को स्ट्रांग मराठा मैन करके बुलाया जाता है। यानी कि उनकी जो राजनीति है वो मराठा ऐसे एक राजनीति मानी जाती है। आज वो भी भ्रम शायद टूट गया है। इसका असर पहले तो कि जैसे हम बोलते हैं कि इट वॉज रिटन ऑन द वॉल, जिस तरह से पिछले साल पूरा साल भर अजित पवार जी ने अपनी नाराजगी जो है सामने वो लाते रहे हैं। जैसे 1 महीना पहले, मतलब मई के शुरुआत में 2 मई में बंबई में हमने जो देखा, मुंबई में, कि शरद पवार जी ने धड़ल्ले से कह दिया कि मैंने पार्टी का इस्तीफा देने का फैसला किया है। उस वक्त जो सारी बातें, तो एक डिसेंटिंग नोट सिर्फ अजित पवार जी की थी कि शरद पवार जी ने जो निर्णय लिया है, ऐसे हर व्यक्ति और पक्ष के जीवन में ये स्थिति आ जाती है। पिछले लोग जाते हैं, नए लोग आते हैं और इनको ये डिसीजन लेने में आप सहायता करें। लेकिन उसका जो असर फिर 2-3 दिन या
अगले कई दिन हम यहाँ देखते रहे कि सारी पार्टी एक तरह से शरद पवार जी के साथ खड़ी होती हुई ऐसा एक नज़ारा पेश हो रहा था। तो ये जो एक चर्निंग है पार्टी के अंदर वो चल रहा था। कई लोगों का कहना है कि प्रफुल्ल पटेल जी हो या फिर शरद पवार हो या फिर और उनके जो दूसरे नामवर विधायक हो, तो वो चाहते थे कि बीजेपी के साथ हम अगर जाते हैं तो हमारा राजनीतिक भविष्य बचा रहेगा। हम जब शिवसेना मतलब उद्धव ठाकरे जी के साथ जाएंगे तो हमारा कोई ऐसा खास भविष्य नहीं रहेगा। ये पिछले 3 साल से बातें तो पक्ष में एनसीपी में हो ही रही थी। जब मविया टूट गई तो फिर ये जो इनका जो अंतर्गत टकराव है, एक मविया के अंदर का था, कांग्रेस, एनसीपी और फिर उद्धव ठाकरे जी, ये तीनों गुट ऐसे एक हो नहीं रहे थे। फिर उसमें से ये फिर सामने से आ गया कि अजित पवार जी बिल्कुल नाराज चल रहे हैं और जो भी शरद पवार निर्णय ले रहे हैं वो शायद कहीं ना कहीं उनकी राजनीति जो है वो शायद उससे सिमट जाएगी। तो ये एक डर अजित पवार जी के शायद मन में होगा, तो उन्होंने कुछ डिसीजन लेना था, तो वो डिसीजन उन्होंने आज हमारे सामने ये आया है, लेकिन डिसीजन शायद उनका हो चुका था। अगर ऐसे नहीं होता और पार्टी में भी जिस तरह से आज उनके साथ विधायक दिखाई दिए, कहा जाता है कि 35-40, फिर शरद पवार जी कह रहे हैं कि उनमें से फिर आधे वापिस आ जाएंगे, जो होगा वो बाद में होगा, लेकिन ये लोग अब इतने इनके साथ जा रहे हैं। तो आप एक एनसीपी पार्टी में जो टकराव चल रहे हैं इसका ये निदर्शक है। ये किसी एक एनसीपी पार्टी का टकराव नहीं है। एनसीपी पार्टी में जो वैचारिक टकराव हो रहे हैं ये इसका निदर्शक है, और इसीलिए मराठा राजनीति को शायद कहीं ना कहीं इस निर्णय से एक डेंट पड़ा है। दूसरा यह हुआ है कि शरद पवार जी को, जिसे कहते हैं कि उनको दीवार से अब लगा दिया गया है। शरद पवार जुझारू नेता है, तो उन्होंने जैसे आज शाम को जो दोपहर को उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई उसमें उन्होंने कहा हम न्यायालय में नहीं जाएंगे। अब तो न्यायालय में तो वैसे वो जा नहीं सकते, अगर उनको जाना है तो वो निर्वाचन आयोग के पास पहले उन्हें जाना पड़ेगा, लेकिन वो बात की बात है। मैं कल से अपनी नई पार्टी खड़ी करूंगा। तो ये एक जुझारू नेता इस तरह से, और जो हम कहते हैं कि 60 साल जो राजनीति में रहा है, पहना हुआ एक राजनीतिज्ञ, इस तरह से ही बात करता है। और जो आज हम फिर से मीडिया में देख रहे हैं कि कहीं ना कहीं जो यूथ है तो वो उनके साथ, शरद पवार जी के साथ खड़े होते हुए दिखाई दे रहे हैं। लेकिन एक पार्टी खड़ी करना ये इतनी सहज प्रक्रिया नहीं होती। आपको जितना सामने नजर आता है उससे भी पीछे और बहुत सारी बातें होती रहती है। इसमें एक बात यह है कि जो विधायक आज शरद पवार जी के साथ, अजित पवार जी के साथ जो चले गए हैं, इनका एक इलेक्टोरल एक मेरिट है। वो खुद के दम पे कहीं ना कहीं जाके अपने आप को विधायक के तौर पे वो चुनाव जीत सकते हैं। ऐसे शरद पवार जी के साथ अब ज्यादा लोग नहीं रहे हैं, और शरद पवार जी ने यह भी माना है कि दूसरी ऐसी कोई बी टीम मेरे साथ पक्ष में ही कोई नहीं है, इसलिए मैं अपनी पार्टी खुद की नई सिरे से खड़ी करूंगा। तो ये इलेक्टोरल डेंट भी शरद पवार जी को यहां पे पड़ा है, मतलब महाराष्ट्र की राजनीति में। इसका एक पैमाना और इस तरह से है कि अब बहुत सारी चीजें अब आ रही है, जैसे कि यूसीसी की बात अब देश में चल रही है। एनआरसी और सीएए वो तो कानून बन चुके हैं और उसके नियम अभी तय होना बाकी है, लेकिन हो सकता है 6 महीने में वो नियम बन जाए और वो लागू होना देश में तय है। यूसीसी का मुद्दा चल रहा है और वो भी हो सकता है इस साल नहीं, लेकिन अगले साल कहीं ना कहीं तो वो टेबल पे आना है। तो इस तरह से शरद पवार जी के साथ महाराष्ट्र की अल्पसंख्यक भी एक जुड़े हुए हैं। तो कहीं ना कहीं ये सारे मुद्दे अब आने वाले हैं। इसी दरमियान अजित पवार जी ने ये डेंट दिया है, ये भी हमें समझने की बहुत जरूरी है कि इसके ऊपर भी कोई कहीं ना कहीं असर पड़ने वाला है। इसका और एक पैमाना इस तरह से है कि महाराष्ट्र में बीजेपी तो एक स्ट्रांग पार्टी अभी है, वो और भी शायद स्ट्रांग हो सकती है। शिंदे गुट जो अभी है,
हो सकता है उनकी ताकत आज कम हो, लेकिन वो जैसे भी है एक पिलर करके अब वो उभरता आ रहा है। और शिंदे गुट और बीजेपी आने वाली इलेक्शंस में, खा वो लोकसभा इलेक्शन हो या फिर विधानसभा की इलेक्शन हो, एक साथ लड़ने का उनका इरादा है और उन्होंने जाहिर भी किया है। आज अगर अजित पवार गुट उनसे मिलता है तो उनके साथ इलेक्शन में जाने का कोई फैसला शायद नहीं हुआ है, इसके बारे में कभी किसी ने कुछ कहा नहीं है। लेकिन महाराष्ट्र में भाजपा और शिंदे गुट को, जो कि सिर्फ एक राष्ट्रवादी ही ऐसा पक्ष अभी था कि जो इनको अच्छी तरह से एक टकराव दे सकता था, आज उसी में टूट हुई है। इसलिए आने वाले लोकसभा इलेक्शंस हो या विधानसभा इलेक्शंस, तो कहीं ना कहीं शिंदे गुट और बीजेपी को इसका लाभ मिलना बिल्कुल संभव हो गया है, क्योंकि तगड़ा जो एक अपोजिशन होना है, जो एक अपोजिशन एनसीपी दे सकती थी, कहीं ना कहीं ये डेंट हुआ है। और अगले अभी कुछ 6, 7, 8 महीने शायद बचे हैं लोकसभा के लिए। इतनी कम समय में शरद पवार जी अपनी पार्टी खड़ी इस तरह से नहीं कर सकते जिस तरह से 25 साल से उन्होंने एनसीपी को खड़ा किया है, क्योंकि इलेक्टोरल मेरिट ये भी एक चीज इसमें रहती है। दूसरी बात ऐसी है जो हमें समझनी बहुत जरूरी है, देवेंद्र फडणवीस ये महाराष्ट्र की राजनीति में और आने वाले साल में देश की राजनीति में एक बड़ा नाम आज उभर के सामने फिर से आ गया है। 2014 के इलेक्शन में जिस तरह से देवेंद्र फडणवीस ने भाजपा को महाराष्ट्र में पहली बार 100 से ज्यादा सीट्स जितवा के दिए थे, 2019 में भी उन्होंने फिर वही कारनामा करके दिखाया। लेकिन उस वक्त उद्धव ठाकरे जी ने बीजेपी के साथ जाने से मना कर दिया और उन्होंने मविया सरकार का गठन किया, इसलिए वो बना नहीं पाए। उस वक्त उन्होंने एक बात कही थी देवेंद्र फडणवीस जी ने कि मैं वापिस आऊंगा, तो इसके ऊपर बहुत सारी टीका टिप्पणी होती रही और फिर खिल्ली भी उनकी उड़ाई गई, लेकिन उन्होंने मन पे नहीं लिया। विरोधी पक्ष नेता के तौर पर भी, जैसे पहले 5 साल वो पूरा कर चुके थे अपने मुख्यमंत्री पद का, उस वक्त उन्होंने अपनी छवि लोगों में इस तरह से बनाई हुई थी कि ये एक बहुत स्ट्रांग लीडर है। जैसे ही वो विरोधी पक्ष नेता बन गए तो उन्होंने वही छवि बरकरार रखी। उस वक्त कोविड का जमाना था, तो विधानसभा के सत्र फुल स्केल पर नहीं चल रहे थे, लेकिन जो भी दिन मिले या नहीं भी मिले, चाहे वो सदन में हो या बाहर हो, देवेंद्र फडणवीस जी ने एक स्ट्रांग लीडर का किरदार निभाया, जिसकी बदौलत पूरे राज्य में ये एक शरद पवार जी को अगर कोई टक्कर दे सकता है तो वो फडणवीस जी ही है। ये उन्होंने साबित कर दिया इस 2.5 साल में। बाद में उन्होंने उद्धव गुट को वो फोड़ दिया और फिर शिंदे जी के साथ सरकार बनाई। वो 1 साल बहुत अच्छी तरह से चल रही है। शिंदे जी और फडणवीस जी में कोई भी उनमें टकराव नहीं है, मेल मिलाप उनका बहुत ज्यादा है और वो काम में भी दिख रहा है। अब जो कि एक बात समझनी हमें जरूरी है, मैं जरा धीरज के साथ ये बात कर रहा हूं, शरद पवार जी से लोग डरते क्यों थे? उनके सामने उनको जो है 1 on 1 इनसे कोई टकराव क्यों नहीं होता था? क्योंकि अगर ऐसा कोई स्थिति में अगर नेता आ जाए तो शरद पवार जी इलेक्टोरल जो पॉलिटिक्स है उसमें वो नेता को गिराने में सक्षम थे। ऐसी उनकी छवि थी और ऐसे कई सारे महाराष्ट्र के भूतपूर्व जो मुख्यमंत्री है विलासराव जी, उनको भी शरद पवार जी ने एक बार लातूर में गिरा के दिखा दिया है। ऐसे बहुत सारे नाम हैं, हम उनको नहीं गिराएंगे। तो इसी वजह से भी शायद कहीं ना कहीं लोगों में महाराष्ट्र की राजनीति में एक शरद पवार जी का एक नाम होता था। इसी स्थिति में देवेंद्र फडणवीस जी ने ही ये मुकाबला करके दिखा दिया है कि मैं पवार साहब को भी, इतने पहने हुए नेता को भी मैं 1 on 1 इनसे मुकाबला कर सकता हूं। और वो डट के खड़े रहे और आज जो ये भूचाल आया है, कहीं ना कहीं देवेंद्र फडणवीस जी का भी इसमें एक किरदार रहा है। अब यहां स्थिति ऐसी है कि जो हमारी मंत्रिमंडल है इसका जो है विस्तार नहीं हो रहा था। इसी को लेकर भी बहुत सारी बातें यहां पे हो रही थी। कहा जा रहा था कि बीजेपी में भी इसके खिलाफ नाराजगी है और शिंदे गुट में भी लोग अब नाराज चल रहे हैं। अब जैसे कि
राष्ट्रवादी इनके साथ, अजित पवार जी के नेतृत्व में राष्ट्रवादी इनके साथ आई है, और जो नंबर कहा जा रहा है कि 30, 35 या 40, तो कहीं ना कहीं ये बैलेंसिंग एक्ट हो गया है। अगर शिंदे गुट चाहता है कि हम बाहर निकले, तो वो बाहर निकल कर सरकार गिरने वाली नहीं है, क्योंकि अजित पवार साहब इनके साथ बैठे हुए हैं। तो एक बैलेंसिंग एक्ट यहां पे हो रहा है। तो ये भी एक मायना हमको समझ में आ रहा है। अभी आगे जाके इसका क्या होगा, जैसे कि अभी एक बात जो जिसके ऊपर शायद कहीं कोई बोल नहीं रहा है, लेकिन आज ही दोपहर को ये नाम सामने आ गया कि चीफ व्हिप जितेंद्र आव्हाड जी को बनाया गया है, और फिर उनको ही विरोधी पक्ष नेता के तौर पे शरद पवार जी ने उनका नाम अनाउंस किया है। लेकिन ये सारी चीजें जो है वो अब जाके सदन में तय होनी है, वहां की कार्रवाई अलग होती है। अब पक्ष और पक्ष का चिन्ह जो है वो मेरे साथ है, ऐसा अजित पवार जी का कहना है। अब ये जाके सारी चीजें फिर एक बार निर्वाचन आयोग के सामने जाएगी और वहां उसका फैसला होना अभी तय है। यानी इसलिए अब सदन शायद कहीं शुरू होने वाला है। सदन की कार्रवाई अब जो है वो शुरू होने वाली है, विधानसभा सत्र अभी शुरू होने वाला है। तो ऐसे में अभी अजित पवार जी और उनके साथ जो गुट गया है, जो विधायक उनके साथ गया है, उनका ये स्टेटस क्या है अभी ये अनक्लियर है। ये स्टेटस क्लियर हो जाने के बाद भी राजनीति में, महाराष्ट्र की राजनीति में और खास करके पश्चिम महाराष्ट्र की राजनीति में और सारे बदलाव होना बिल्कुल तय है। लेकिन इससे जो नाम उभर कर सामने आ रहे हैं, मैं जो कह रहा हूं कि बीजेपी को इसका फायदा मिल सकता है। इसका कारण यह है, जैसे हम जानते हैं कि नारायण राणे जी वो कोंकण एरिया, लेकिन वो सिंधुदुर्ग जिला और शायद हो सकता है कहीं ना कहीं रत्नागिरी जिले पे उनका एक किरदार रहा है अभी, और आज भी वो वहां के प्रभावी नेता है। लेकिन रायगढ़ और ऊपर का जो रत्नागिरी का इलाका है, वहां पे बीजेपी के साथ ऐसा कोई स्ट्रांग आदमी नहीं था। तटकरे साहब जैसे अदिति तटकरे जी ने आज शपथ ली है मंत्री पद की, तो उनके पिताजी जो अभी लोकसभा में एनसीपी के एमपी जैसे है वो वहां पर बैठे हैं, एनसीपी के एमपी करके। तो ये बेटी और खुद तटकरे जी, अब इनके अगर वो इनके साथ आते हैं सरकार में, अगर शायद वो बने रहते हैं, यानी कहीं ना कहीं बीजेपी को इसका फायदा रत्नागिरी और रायगढ़ में बिल्कुल मिलने वाला है। ऐसे कई ऐसी जगह पे भाजपा को जो है इनके साथ मेल मिलाप हो सकता है। और एक चीज ऐसी सामने आ रही थी ये डेंट पड़ने से पहले कि अगर महाराष्ट्र में विधानसभा के चुनाव, जो कि अगले साल शायद हो सकता है, अक्टूबर नवंबर में होने का तय है, मतलब हो सकता है, तो उस वक्त जैसे बीजेपी और शिंदे गुट वर्सेस कांग्रेस वर्सेस एनसीपी, तो मविया अगर एक साथ रहती है तो 1-on-1 फाइटिंग होना तय था। तो ऐसी स्थिति में भाजपा और शिंदे गुट को ये लड़ाई बिल्कुल असंभव नहीं, मतलब कठिन होने वाली थी। आज जबकि ये डेंट पड़ा है, तो कहीं ना कहीं ये लड़ाई अब भाजपा और शिंदे गुट के लिए आसान होने के, क्योंकि 1-on-1 मविया तो अब रहने वाली नहीं है, यानी कि फिर सारे गुट बनेंगे, और ऐसे गुट में बिटी ये राजनीति जो है, तो इसका लाभ हो सकता है कि बीजेपी को ही मिलने का ज्यादा संभव यहां पे नजर आ रहा है। लेकिन आज ये जो सारी बातें हैं, कहीं ना कहीं इस राजनीति से ऊपर उठकर अगर हम देखना चाहे, तो फिर से मैं कह रहा हूं कि महाराष्ट्र में जो वैचारिक संक्रमण हो रहा है, तो वो संक्रमण और राजनीति का मेल नहीं बैठ रहा है। एक नैरेशन जो बीजेपी लेकर आ रही है, और जो एक लिबरल्स का जो एक खेमा, उनका नैरेशन पहले चल रहा था, जिसके नेता शरद पवार भी रहे हैं और आज भी है, उन्होंने अपनी भूमिका आज भी वहीं रखी है। तो ये जो दो विचारधाराएं हैं, इनमें जो राज्य में चर्निंग हो रहा है, जो टकराव हो रहा है, ये टकराव अब किस ओर जाने वाला है, ये कुछ ही दिनों में, हो सकता है 2-3 महीनों में शायद इसकी दिशा स्पष्ट होने वाली है। लेकिन आज अगर हम देखें तो कहीं ना कहीं
देवेंद्र फडणवीस जी और बीजेपी ने शरद पवार जी के राजनीति को कहीं न कहीं फुल स्टॉप लगाने की कोशिश जरूर की है। और जब एनसीपी अपना 25वीं वर्षगांठ मना रही थी उस वक्त ये बात हो रही है, ये भी हमें ध्यान रखने की बहुत जरूरी है। शरद पवार जी ने कहा है कि मैं फिर से नई पार्टी बनाऊंगा, लेकिन पार्टी बनाना इतना आसान नहीं होता है। शरद पवार जी ने 80 की दिहाई में ऐसी ही पार्टी बनाने की कोशिश की थी, लेकिन उसका क्या हुआ वो भी हमारे सामने है। 7-8 साल शायद उनकी कांग्रेस एस चली, बाद में वो राजीव गांधी जी के साथ चले गए, फिर उन्होंने ये एनसीपी पार्टी बाद में खड़ी की है। ये 25 साल चली है, लेकिन इसमें जो विधायक इनके साथ है उनका अपना एक खुद का इलेक्टोरल मेरिट है। अब ऐसे इलेक्टोरल मेरिट वाले लोग ढूंढना, इनको खड़ा करना 1 साल के अंदर, ये इतनी आसान बात नहीं है। इसलिए ही मैं कह रहा हूं, कहीं न कहीं शरद पवार जी की जो एक राजनीतिक मंशा थी और एक राजनीति थी, कहीं न कहीं इनको डेंट पड़ा है और कहीं न कहीं इनको फुल स्टॉप यहां पे लगाने की कोशिश भरमार की जा रही है। धन्यवाद।